नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ शर्मा आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और आज दिन पार्लियामेंट में वक्फ की रिपोर्ट रखने का था जो जेपीसी के पास थी पिछले कुछ महीनों से, लेकिन जैसा सोचा था वही हुआ। जैसे ही वक्फ की रिपोर्ट रखी गई, हंगामा शुरू, और वो भी बेइंतहा हंगामा। लोकसभा में रखा तो लोकसभा में इतना पिफर गए कि उसके बाद एडजर्न करनी पड़ी लोकसभा। राज्यसभा में उसके बाद आए, राज्यसभा में सीनियर नेता बैठते हैं, खड़गे जी बैठते हैं वहां पर। खड़गे जी ने आते ही कहते रिपोर्ट फर्जी है, मानते ही नहीं। कभी ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। जेपीसी सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामेंट का, जहां पर किसी रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो उसकी एक मान्यता है, उसकी मर्यादा है। और खड़गे साहब कहते हैं कि हम मानते नहीं, रिपोर्ट फर्जी है, फ्रॉड है, आप दोबारा भेजिए इसको, दोबारा इस पर बातचीत करवाइए, फिर लेकर के आइए, तब हम सोचेंगे कि हम इसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो दादागिरी चल रही है। आप जेपीसी की रिपोर्ट को, जेपीसी के फोरम को फ्रॉड, फर्जी कह देंगे। ये सब कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ है। मैं आपको ये बातें सुनाऊंगा तो आपको भी हैरानी होगी। मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूं। वक्फ की जेपीसी की रिपोर्ट, वैसे इसको एक्सटेंशन मिला काफी, अब आज रखी जानी थी क्योंकि आज बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन है। आज ही की डेट तय थी कि रिपोर्ट रखी जाएगी, सबको मालूम था। जेपीसी में मेजॉरिटी से ये रिपोर्ट पास हुई है। उसके बाद कई संशोधनों पर इस पर विचार हुए थे। कुछ संशोधन, सारे नहीं, कुछ संशोधन माने गए हैं और उनको इसमें शामिल किया गया। उसके बाद रिपोर्ट को आज पेश किया जाना था। विपक्ष का कहना यह है कि हमने जिन मुद्दों पर अपनी असहमति जताई, जिसको डिसेंट नोट कहा जा रहा है, वो डिसेंट नोट इसके अंदर शामिल नहीं है। तो पहली बात तो ये कि रिपोर्ट ठीक तरीके से पास हुई, इस पर हंगामा नहीं है। रिपोर्ट के अंदर जो संशोधन डाले जाने थे, जो संशोधन पास हुए वही डाले गए हैं, कोई और तो नहीं डाला गया, इस पर भी विवाद नहीं है। विवाद इस बात पर है कि जो अंदर बातें हुई, जो असहमति की बातें हुई विपक्ष के सांसदों के द्वारा, वो इसमें नहीं है। रिपोर्ट के ऊपर सच कोई विवाद नहीं है, या इसमें जो सुझाव दिए गए उस पर भी विवाद नहीं है। अब आ जाइए कि क्या जो बात वो कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही वो इसमें शामिल नहीं है। ओवैसी साहब से कट्टर कोई इस सरकार का आलोचक हो सकता है क्या, या है क्या? चलिए आप ज्यादा ना माने, कांग्रेस के बराबर ही मानेंगे ना उनको। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। हमने एक पैराग्राफ में अपनी कुछ बातें कही थी, वो पहले हटा लिया गया था। हमने जाकर स्पीकर को बोला, साहब हमने देखो ये बातें बोली हुई हैं, इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा ओके, उसमें जुड़वा दिया गया, मामला खत्म। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो राज्यसभा में बैठे हैं वो कह दें कि फ्रॉड है, फर्जी है, हम नहीं मानते, इससे हिंसा हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, अराजकता हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेपीसी को भेजी क्यों गई थी ये रिपोर्ट? इसीलिए भेजी गई थी कि ये आरोप ना लगे कि किसी ने बस रिपोर्ट बना दी और उसके बाद सरकार के पास चलो बहुमत है, साथ ही साथ में पास करा दो धींगा मस्ती से। ऐसा नहीं, जेपीसी को भेजी गई ताकि पूरा व्यापक विचार विमर्श इस पर हो पाए, सहमति बन पाए। उसके बाद तो आप बयान सुन लीजिए आप, फिर हम बताएंगे आपको कि ये विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है। खड़गे साहब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नड्डा जी ने क्या जवाब दिया। संजय सिंह कह रहे हैं मैंने भी जो डिसेंट नोट दिया था वो नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मैंने तो जेपीसी चेयरमैन से बात भी कर ली, वो कह रहे हैं सारी बातें हमने इसमें शामिल की गई हैं। विपक्ष झूठ बोल रहा है। डिंपल यादव कह रही है सारा विपक्ष एकजुट है इसके खिलाफ। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं इनके आरोप फर्जी हैं। और ओवैसी साहब का मैंने आपको बताया, सुनिए। वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय
उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए और ये तुष्टीकरण की। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। थैंक यू। Polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only honorable minister for minority affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वॉज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट साथ हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं। हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आपने अंत में सुन लिया आपने ओवैसी साहब ने क्या बात बोली। इसके बावजूद इतना हंगामा, रिपोर्ट को फर्जी फ्रॉड कह देना। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए। एक बार देवेंद्र से हम जान लेते हैं कि भाई सच्चाई क्या है पूरे मामले की। देवेंद्र, मुख्य आरोप क्या है विपक्ष का और क्या है हकीकत?
सौरभ, उसमें उनका ये कहना था कि इन सारे प्रावधानों को लेकर जब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तो जिन 11 सांसदों ने उस रिपोर्ट के विरोध में जो जो बातें कही थी उसको उसमें शामिल किया जाए उसी तरीके से। और उसके बाद जब जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी को आपने कहते हुए सुना कि लोकसभा अध्यक्ष से जब वो लोग मिले थे और सेक्रेटरी जनरल को जब बुलाया गया तो सेक्रेटरी जनरल ने 2 चीज़ें कही थी। पहली बात तो ये कि जो भी अनपार्लियामेंट्री चीज़ है उसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो प्रोसीजर है उसको लेकर आप कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट में इस लिहाज से शामिल नहीं किया जा सकता कि आप स्वयं उस कमेटी का हिस्सा हैं और उस कमेटी ने अगर बहुमत से कोई फैसला कर लिया है तो वो उस कमेटी का फैसला है, ना कि कुछ एक सदस्यों का फैसला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुमत से ही किसी भी फैसले को स्वीकार किया जाता है, कमेटी में भी। तो इन दोनों पहलुओं को बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर पोस्टरिंग देखें तो वो ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पोस्टरिंग ज़्यादा है कि आप ये बताएं कि हमको किसी प्रावधान, किसी संशोधन के बजाय इस बिल को लेकर ही ऐतराज़ है। और दूसरी चीज़ सौरभ ये थी कि आज जब राज्यसभा में जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो 3 सांसद वेल में चले गए थे, जिसके बारे में आपने चेयर से सुना भी कि वो बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, वो तीनों सांसद अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करने को तैयार हैं और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, उस लिहाज से उन्होंने मैसेजिंग की है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी आज रिपोर्ट रखने के समय कि लोकसभा में पहले इसे पेश किया जाना था, हंगामा हुआ, वहाँ नहीं हुआ, फिर राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पेश करने के बाद एक तरफ हंगामा रहा, दूसरी तरफ चीज़ें ये कही जा रही हैं कि सारी बातों को शामिल नहीं किया गया। जबकि चेयरमैन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये अधिकार था कि किसी भी पहलू को हटा सकें, तब भी उन्होंने सब कुछ रखा है रूल के हिसाब से। सौरभ जी जी ठीक, देवेंद्र फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आज कहानी कुर्सी की में आगे भी आपकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। पहला, अब जो देवेंद्र जो बात बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा है, तो लेकिन ये मामला पॉलिटिकल आज तो था नहीं, आज तो केवल रिपोर्ट पेश होनी थी। रिपोर्ट में क्या है जब आप उस पर बहस करेंगे तब आप कह सकते हैं कि साहब ये हमको स्वीकार नहीं है या ये ठीक नहीं है या अभी भी हमको इस पर एतराज है। आज तो केवल रखा जाना था, उसी वक्त आपका ये कह देना कि देश में हंगामा हो जाएगा, हम इसको मानते नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे अधिक हंगामा जो कर रहे थे वो सज्जन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं। और कर्नाटक से जो प्रतिनिधि मंडल आया था, क्योंकि जब ये जेपीसी बनी तो इसने अलग अलग राज्यों में, या कहें कि हर राज्य में और राज्य से अलग हर संस्था में, विशेष करके मुस्लिम संस्था, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। जो कर्नाटक से प्रतिनिधिमंडल आया था उसने बाकायदा खड़गे जी के ऊपर भी वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। अगर आपको ध्यान में हो, उसी दिन सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद वो वहां तक चला गया था कि कल्याण बनर्जी की उंगली कुछ कट गई थी, बड़ा खून खच्चर टाइप हो गया, बोतल फोड़ दिए थे, बोतल फोड़ दिया था उन्होंने, वो चलते हुए गए, फिर बाद में कॉफी पीते हुए वो पार्लियामेंट की कैंटीन में दिखे। अब अगर सीधे अपना स्टेक होगा, यानी आपको वक्फ के कानून से, मुसलमानों के हित से या इस तरह की किसी तरह की चर्चा से लेना देना नहीं, अपना वाला कुछ फंसने जा रहा है क्या? और ये हम कोई मतलब पहली बार नहीं सुन रहे हैं। वक्फ की जमीन का दुरुपयोग सत्ता पोषित मुसलमानों के जरिए सत्ता करती रही और ये सर्वाधिक समय में कांग्रेस सत्ता में रही। राज्य कर्नाटक में अभी भी कांग्रेस सत्ता में है, तो क्या उसका मसला बड़ा है? वरना कोई ऐसी वजह नहीं थी, अगर उसमें कुछ डिसेंट नोट है उसको वापस लिया गया या हटा दिया गया और जाकर लोकसभा अध्यक्ष से मिले, उसके बाद वो चेयरमैन से या लोकसभा अध्यक्ष से, ओवैसी ने साहब ने बता तो दिया कितनी आसानी से जो है वो चीज उसमें जुड़ गई। और उसके बाद अगर ये मुश्किल है तो सीधा सा मसला है कि इनके अपने कुछ हित जुड़े हैं, यानी वक्फ में जो हम अमीर और गरीब मुसलमान की लड़ाई कह रहे थे, उसमें कांग्रेस भी कोई पार्टी है, हमें यह भी मानना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पोस्चरिंग की अगर बात करें, भाई मतलब यहां से आपको मतलब जो आगे होना है वो पता लग गया ना, जब जिस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी या जब वक्त वाकई में सरकार पास कराने की कोशिश करेगी इस बिल को, तब उस वक्त क्या होगा, कितना हंगामा होगा? देखिए, बिल जो रिपोर्ट है उस पर तो चर्चा होती नहीं है, जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो रही है। जब वो कोई अलग से जब बिल आएगा मेंशन करेंगे, तब बिल आएगा, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी, तब चर्चा होगी। अभी क्या झगड़ा है? अभी झगड़ा दूसरा है। ये बात तो साफ ही है कि ये लड़ाई शुरू से यही चल रही है कि जो ताकतवर, अमीर, पैसे वाले, सत्ता से जुड़े हुए मुसलमान हैं वो अपनी वक्फ संपत्तियों को बचाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पसमानदा गरीब मुसलमानों को वो मिले नहीं मिले इसकी लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई तो ये है ही। पॉलिटिकल पोस्चरिंग आज क्या हो रही है, ये थोड़ा सा गंभीर मसला है। जो एक तरफ सरकार कह रही है कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई काटछाट नहीं की,
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने ओवैसी साहब की बात मान ली। क्या बात मानी? जब काट-छांट नहीं की गई तो वापस क्या शामिल किया गया? पहला सवाल यह है ना, 6 सदस्य मिले, 6 सदस्यों ने कहा कि भाई आपने डिसेंट नोट को या जो भी बातें हैं वो नहीं रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने बात मान ली और सेक्रेटरी जनरल को कहा कि उसको शामिल किया जाए। तो फिर तो ये बात गलत हो गई ना सरकार की कि कोई काट-छांट नहीं की गई। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये चेयरमैन का राइट है, वो चाहे तो कुछ भी काट सकता है। अलग वो दो चीजों को मिलाइए मत। हाँ। पहली बात तो ये कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है। राइट तो दूसरी चीज होती है। ठीक है, मान लेता हूं मैं, आपके मान लिया डिसेंट नोट नहीं थे उसके मेरी अंदर। बात नहीं मानी है। नहीं, ठीक है, रिपोर्ट फ्रॉड हो गई उससे। नहीं, रिपोर्ट फ्रॉड नहीं, वो तो अलग मुद्दा है। वो तो जो खड़गे साहब बोल रहे हैं उसमें सर अलग नहीं है, वही मुद्दा है। आप जेपीसी की प्रॉपर्टी को कैसे फर्जी कह सकते हैं? हर्ष जी ने उसका रेफरेंस दे दिया पूरे तरीके से साफ साफ। आप सहमत हैं उससे कि उनका अपना मतलब मोटे तौर पर उनका है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उससे स्टेक जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर बहस चल रही है। और सरकारें नॉर्मली जेपीसी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल करती हैं, वो डिसेंट नोट शामिल किए गए हैं। अभी 2 फरवरी को कांग्रेस के जो एमपी हैं हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारे डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू साहब ने कहा कि मैंने चेयरमैन से बात की और इसको शामिल कर लेंगे। तो अब वो इशू नहीं बचा। एक तो मुझे हैरानी भी हो रही कि सरकार को आज जब लोकसभा में ये पेश होनी थी रिपोर्ट, नॉर्मली चेयरमैन जो है रिपोर्ट पेश करते हैं, वैसे कोई भी मेंबर रख सकता है जैसा राज्यसभा में किया गया। तो जब 2 बजे लोकसभा में रखी जानी थी, चेयरमैन जो है वो लोकसभा के मेंबर है, तो पहले आप लोकसभा में रख देते हैं। लोकसभा हमारा पीपुल्स हाउस है और फिर उसको राज्यसभा में वहां पर रखते, वहां तुरंत हंगामा हो गया। हाँ तो हो गया, तो क्या आफत हो गई? राज्यसभा में उसके बाद तो क्यों पहले लोकसभा, जब आपने उसके बाद आप टेक्निकल बात समझिए सर, इसको इशू मत बनाइए। मैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात कर रहा हूं। रखी गई, लोकसभा में रखी गई, इसमें क्या रखा है? मुझे ये बात बता रहा हूं ना बात कि जेपीसी के चेयरमैन है लोकसभा के मेंबर। जेपीसी के मेंबर लोकसभा की बजाय राज्यसभा के मेंबर होते तो वो राज्यसभा में रख देते। ठीक है, जब लोकसभा में लोगों ने 6 मेंबर्स ने अपना ऑब्जेक्शन दिया और स्पीकर ने उसकी हियरिंग की, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। स्पीकर ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो वो रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी, पेश हो जाती, उसके बाद उसको राज्यसभा में रख देते। कोई गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों ऐसी जरूरत है कि एक मेंबर जो है जब लोकसभा में नहीं रखा गया, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बेवजह की बात है। हाँ। और इससे कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ रहा। नहीं, मैं तो सर इतना, आप खड़गे साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा रिपोर्ट फर्जी है, शब्द फर्जी इस्तेमाल हुआ है। फर्जी शब्द का मैं, क्योंकि उसमें 11 मेंबर्स उसके भी हैं, अपोजिशन के भी हैं, और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और हमेशा ऐसा होता है कि जो जेपीसी होती है उसमें मेजोरिटी सरकार की होती है, जब से बनी है आज तक। तो वो जिस रूप में पास हुई है वो तो उसका तो स्वरूप बदलने नहीं जा रहा था ना। हाँ, उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, उससे जो संशोधन पास हुए वो वही रहेंगे, वही रहेंगे। लेकिन इसमें भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक भी संशोधन विपक्ष का पास नहीं किया गया है, एक भी संशोधन, वो जो अंदर वो है। लेकिन रिपोर्ट तो वही मानी जाएगी जो पास हुई है वहां पर, और बहुमत से पास हुई है वो, और उसको आप फर्जी कह रहे हैं। उसको आप फर्जी कह रहे हैं, फर्जी कहना, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राज्यसभा में। सर अब ये आने वाले वक्त का इशारा है क्या विपक्ष का, किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे हम ये बिल? देखिए, विपक्ष तो बिल जेपीसी रिपोर्ट तो आज पे हुई है, लेकिन विपक्ष ने तो जब जिस दिन वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हुई थी उसी समय बता दिए थे कि वो इसको लेके किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और जब जेपीसी बनी, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद जब बने और जब जेपीसी के लगातार बैठकें हुई, तो उस बैठकों में जिस तरीके से हंगामा हुआ, ग्लास फोड़ा गए, बाद में अपशब्दों का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से हुआ, तो ये बता रहा था कि जेपीसी पे किस तरीके से विपक्ष का रुख रहने वाला है। और जगदम्बिका पाल जो इसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि विपक्ष कितना भी हल्ला कर ले, जेपीसी पे हम सार्थक चर्चा करेंगे। और फिर स्टेक होल्डर से बात करने तमाम राज्यों का जेपीसी ने दौरा भी किया था। इसमें मुझे लग रहा है अगर केंद्र सरकार को इसमें अपने एक अधिकार को इस्तेमाल करना होता तो वो जेपीसी बनाती भी नहीं, बिना जेपीसी की भी वो वक्फ बिल पर बिल लेकर आ सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जेपीसी बनाई, सभी स्टेक होल्डर से उसमें बातचीत हुई है, विपक्ष के राज्यसभा के सांसद है, विपक्ष के लोकसभा के सांसद है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और अब जब जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में और लोकसभा में जब पेश हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आज कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा दिन था कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि भाई हमारे समय रहते जो ऐतिहासिक गलतियां हुई थी वो अब सुधर रही है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस के समय जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से एक तरफा
कानून बनाए गए, जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, और अब उसमें अगर सुधार हो रहा है कि भाई किसी की अगर जमीन आपको डोनेट नहीं किया गया है और आप जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेते हो, आप सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो, और ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल फाइनल बोलेगा उसके खिलाफ आप ना लोअर कोर्ट में जा सकते हो, ना हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस तरीके से एक तरीके से दादागिरी थी वक्फ बोर्ड की, अगर उसके खिलाफ अगर आपको अधिकार मिलता है कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कई तमाम तरीके चेंज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मेंबर है संजय सिंह की बात अभी आपने सुनी, जेपीसी के मेंबर है संजय सिंह की वो सारी बैठकों में बैठने के बाद ये सारी प्रक्रिया के बाद ये जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद आज क्या कह रहे हैं, वही जो जेपीसी में जाने से पहले कह रहे थे कि आज तुम वक्फ की जमीनें छीन रहे हो, कल तुम मंदिरों को छीनोगे, कल उसके बाद गुरुद्वारे छीनोगे, उसके बाद चर्च छीनोगे। यही बयान गौरव गोगोई का है, वो भी तो ये बयानबाजी करने के लिए है। कांग्रेस का सांसद गौरव गोगोई का भी यही बयान है, वो भी इसी बिल में है। संजय सिंह ने रिपोर्ट पेश होने से या आप कोई कानून बनाएंगे उससे किसी का विचार थोड़ी बदल जाता है, पहली बात समझने की है। और संजय सिंह ने कहा कि आप क्या चाहते हो कि सरकार की जो बात है वही सब लोग माने, तो फिर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? सर एक बिल बना है, तो बिल बना तो बिल से सहमति नहीं होती ना। हाँ। बिल में सहमत होना जरूरी थोड़ी होता सबका। कोई बिल है जिसपे सहमति होती है सबकी? नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि सारे तो बिल बना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये टू अर्ली टू से समथिंग। और संजय सिंह आज कुछ नहीं कह रहे, संजय सिंह कह रहे हैं मेरे डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया, ये उसने कहा है। तो इसमें क्या गलत बात है कि डिसेंट नोट को शामिल करना चाहिए, और सरकार करेगी नहीं करेगी वो भी है। और ये इशू टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी ये जो जेपीसी की रिपोर्ट है, क्या जरूरी है कि सरकार इसको माने? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सरकार माने और उसी तरह का बिल लाए, ये जरूरी नहीं है। वो एक सजेस्टिव वो है, आइडिया के तौर पर है, और उस पर सरकार काम करेगी, कैसे करेगी। आज चेयरमैन ने एक अच्छी बात कही थी इस रिपोर्ट को रखते वक्त, जब ये हंगामा हो रहा था, कि जब भी सोशल रिफॉर्म होते हैं, उन्होंने 1990 का जिक्र किया था, मंडल, आप उसको बाइट को लगाइएगा, वो अच्छी रिपोर्ट है कि मंडल रिपोर्ट जब 1990 में पेश की गई थी तब भी इसी तरह का हंगामा हुआ था। और ये होता ही है कि जब भी सोशल रिफॉर्म होता है तो एक दिन में सब लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि उन्होंने उसको नहीं जिक्र किया, जब 1949 में भी ऐसा ही हुआ था, जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया था तब भी सारे के सारे राइट विंगर्स ने बड़ा विरोध किया था और कहा था कि ये तो एटम बॉम्ब है। तो ये एक प्रोसेस है, विरोध को है ना अनपार्लियामेंट्री मत मानिए कि आपने इस बात को इतने हल्के में ले लिया। कोई पार्लियामेंट का मेंबर कह रहा है कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान छीनने के लिए एक बिल लेकर के आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये उनकी राय है, आप उस मंशा को देखिए, ये उनकी राय हो सकती है ना। नहीं, लेकिन मेरा क्या बात हो गई है? मुझे हैरानी हो रही है, कोई राय नहीं रख सकता अपनी, जिससे समाज में आग लग जाए, कोई अपनी राय नहीं रख सकता। मुझे बड़ी हैरानी है। थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझने की अब जरूरत आ गई है। भाई हमारी एक राय है, मेरी एक राय है कि मोदी सरकार बहुत खराब काम करती है। मोदी सरकार का वश चलेगा तो कल से इस शो को बंद करा देगी। मोदी सरकार पूरे देश में सब पर कब्जा कर लेना चाहती है। अब उसके बाद क्या है, सदन में उसका बिल आएगा और उस बिल के लिए हमको उसमें सदस्य बना दिया गया कि आप भी आइए, आपके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी, आप उसको सुनिए, आप भी सुनेंगे, आपके जैसे और भी सदस्य होंगे, सारे सदस्य सुनेंगे, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। हमारी कुछ सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन हम लोग उस रिपोर्ट के मूल भाव से नहीं कोई उलट हो सकते हैं। जब इस जेपीसी की बात होती है, आज तक के इतिहास में जेपीसी के किसी सदस्य ने अपनी मंशा इस तरह से सर नहीं जाहिर की। आपने पढ़ी नहीं है रिपोर्ट्स जेपीसी की? रिपोर्ट में एक भी रिपोर्ट जेपीसी की ऐसी नहीं है जिसमें डिसेंट नोट नहीं हो। मैं बात तो कर लूं जी। एक होता है डिसेंट नोट, तो वो तो दिया है ना भाई, लेकिन आप राजनीतिक भाषण की सब कुछ कब्जा कर लेंगे, ये तो झूठ और अफवाह फैलाना हुआ। तो क्या जेपीसी मेंबर को अफवाह फैलानी चाहिए? और अगर ये अफवाह फैलाना ही जेपीसी बनाना है तो फिर चाहे आप अडानी पे बना लीजिए, चाहे किसी, इसका मतलब तो ये हुआ। लोकतंत्र के अंदर कभी भी संख्या के बल के ऊपर आप जो कम संख्या वाले हैं उनको रगड़ नहीं सकते हो, लेकिन इस सरकार को तो अपना एजेंडा चलाने के लिए एक को टारगेट बनाया हुआ है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को बनाया हुआ था, इन्होंने मुसलमान को बनाया हुआ है। इनका टारगेट हर चीज में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान को निशाना लेना है। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काटती है। आप विरोध भी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है।
हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किए गए जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज़्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज़्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्याय संगत ये रिपोर्ट बनी है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब यहां जो बातें हुई इससे थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के मैं चाहता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है, और एक दो चीजें और आपको बताऊंगा जोड़ के आप इनको जरा देखिएगा। पहले तो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी हो, में से मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? इस बिल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मुस्लिम समाज। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि यह बिल जब आएगा तो इस बिल से वक्फ का नुकसान होगा। वक्फ मतलब मुसलमानों ने अपनी जो जायदाद ईश्वर के नाम कर दी है उस पूरे सिस्टम का मुसलमानों को नुकसान होगा। तो आप खड़े हैं कि हम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनको कोई क्षति हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी में आपने इमरान मसूद की बात भी सुन ली कि उन्होंने मोदी की तुलना हिटलर से भी कर दी है। छोटी छोटी बातों को जोड़ता हुआ आपको बता रहा हूं। आगे कुंभ चल रहा है, कांग्रेस का एक नेता आपको कुंभ में जाता हुआ दिखाई दिया हो तो मुझे बताइए। आप कहेंगे गया, दो नाम मैं भी ले सकता हूं। वो दो नाम कौन है? दिग्विजय सिंह और डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ये दो लोग गए। इन दोनों लोगों के बारे में ये कहा जाता है और माना जाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी खूब पूजा पाठी आदमी है, इन्होंने नर्मदा के कई चक्कर लगा रखे हैं, और ऐसे ही डीके शिव कुमार, वो भी बहुत यकीन करते हैं भगवान में। इन दोनों लोगों को छोड़कर कोई कांग्रेस का नेता, बड़ा नेता गया हो तो बताइए। याद कीजिए एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही पुराना बयान, दो बयान याद दिलाता हूं आपको। आज उन्होंने कहा जेपीसी की रिपोर्ट वक्त पर फर्जी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कुंभ में जाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, और पीछे जाइए। एक बार उन्होंने कहा था ये सनातन वाले आ जाएंगे सत्ता में, वो बयान भी आप याद कीजिए। तो मैं बार बार यहां ये बात कह रहा हूं कि ये विरोध किसी कानून का है ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र को भी आप जामिया जेपीसी का चेयरमैन बना करके ये मीटिंगें करा लेते और रिपोर्ट लिखा लेते तो भी विरोध होता, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है और हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। त्रिपाठी जी गलत हो तो नहीं, इसमें तो कोई जरा सा भी रंच मात्र संदेह नहीं रह गया। और ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि जो भी जिसका डिसेंट है, जो भी जिसकी नाराजगी है, जिस बात पर जो विरोधी स्वर रखते हैं, उसको भी पूरी तरह से आना चाहिए और अब आएगा ही। जो सदन में आएगा वो जो विजय जी ने बता ही दिया, कोई बाध्यता है नहीं। जेपीसी तो एक सर्वसहमति के लिए होती है। जेपीसी होता है कि आपके मन में कुछ है तो वहीं बता दीजिए। लेकिन जो अभद्र प्रदर्शन हो रहा है विरोध का, विरोधी स्वर की आवाज जो कर्कश है, विरोधी स्वर की आवाज जो अमर्यादित है, विरोधी स्वर की आवाज जो अलोकतांत्रिक है, ये चिंता की बात है। और आप अगर अभी आपको ये लगता है 2014 से 2025 में आ गए हम, 10 साल बीत गया, 5 साल और 15 साल की तैयारी पूरी हो चुकी, फिर भी आपको अगर लगता है कि आप मोदी को मुसलमान विरोधी, भाजपा को मुसलमान विरोधी, उनके हर नीति नियम कानून को मुसलमान विरोधी, वो करके आप कुछ हासिल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। और इमरान मसूद साहब तो मोदी जी की बोटी बोटी काट देना चाहते थे, पता नहीं किस वजह से, कौन सा उनका गुस्सा था। न वो गुजराती है, न मोदी जी कभी सहारनपुर आए, लेकिन फिर भी ये चुनाव के वक्त रैली में आए वो अलग बात है। लेकिन क्यों वो बोटी बोटी काट देना चाहते थे? तो आज तो भद्र पुरुष बन गए हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर इमरान मसूद जैसा अभद्र व्यक्ति 10 सालों के मोदी शासन में इतना भद्र बन गया, तो इससे सुंदर सुखद क्या हो सकता है भला? ये तो सब मुसलमानों को तो भला कर रहा है। क्लैरिटी है ना कांग्रेस में भी। देखिए दिल्ली का इलेक्शन हो चाहे कुछ हो, दिल्ली के इलेक्शन में कहां आपको दिखाई दिया मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां कहां हुई? मुस्तफाबाद, सीलमपुर में, इन जगहों पर। टारगेट क्लियर है, आपकी ऑडियंस ही मुस्लिम है। मैं कह रहा हूं टारगेट तो क्लियर है, लेकिन आप जिस टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट कर रहे हो वो गड़बड़ है। आप ये करके भारतीय जनता पार्टी को जो 303 से 240 आ गई है, 29 में आप फिर से 350 पहुंचा दोगे, फिर बिना किसी नारे के वो अचीव हो जाएगा।
क्योंकि आप सुबह से रात तक बिना किसी एजेंडे के मुसलमानों का विरोध कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, जैसे यहूदियों के खिलाफ हिटलर खड़ा था। हिटलर भी पता नहीं उसकी आत्मा सोच रही होगी कि ठीक है, हमने जो भी किया कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन ये लोग इतना हमारी माला जपते हैं, इतना हमारा रोज गुणगान करते रहते हैं, रोज याद करते रहते हैं। और भारत के लोकतंत्र में फिर से कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र किसी को भी कट्टू साइज करता है। यहां किसी डिक्टेटर के लिए, किसी तानाशाह के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जो सभ्यता के लिए, मानवता के लिए दुश्मन। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश में बहुत सी बेहतरी की है। वक्फ बोर्ड उस बेहतरी का एक और बड़ा चरण, बड़ा कदम है जो होकर रहेगा। विजय जी, अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन ये तो सच है ना कि जो भी सामने दिखाई दे रहा है, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी या जो भी, हम मुसलमानों के हितैषी हैं, पैरोकार हैं, ये वहां हम खड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब इसमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी जो ऑडियंस है वो पता है कि हमें ये जो आपने दोनों बातें कही नहीं, वो दोनों बातें बहुत स्पष्ट है उनके दिमाग में कि एक ये साबित करना या सिद्ध करना कि वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं, दूसरा ये साबित करना कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, पॉलिटिकल जो भी कहें एक्सरसाइज है। लेकिन मैं हर्ष जी की बात से ज़्यादा सहमत हूँ कि वो जो ये करना चाहते हैं ना, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हिंदुस्तान के एक बड़े समाज को, हिंदू समाज को अपने साथ नहीं लाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि पता नहीं क्यों वो ए.के. एंटोनी साहब की रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ती है कांग्रेस। अभी दिल्ली में भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए, लेकिन नतीजा तो सिफर रहा ना। हालांकि वो जीरो, थोड़ा सा माफी चाहते हैं, जीरो में थोड़ा सा फर्क है, बदलाव आया है। लेकिन आप इतना प्रो मुस्लिम या नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बनाकर इतने ऐसे कोने में नहीं खड़े हो जाएं कि जो और लोग हैं वो आपके साथ नहीं खड़े दिखाई दे। मैं कह रहा हूं, फिर से उनको याद दिला रहा हूं कि एंटोनी साहब के, हालांकि उनके बेटे तब बीजेपी में ही आ गए, लेकिन एंटोनी साहब की रिपोर्ट को ध्यान, और अंतर है सर, वो रिपोर्ट उस वक्त की है जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी के तौर पर देखी जाने लगी, इसका नुकसान हुआ। नहीं तो उससे आगे बढ़ रहे हैं ना। तब तो मोदी आया था, आए थे, अब तो बहुत 10 साल से है। तो उसको आगे लाने के लिए कि 18%, 15% वोट के अलावा 85% वोट को, या 80-20 जिसे आप बोलते हैं, उसमें से आपकी जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आप नहीं करेंगे। आप मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहे, इसमें कहीं कोई वो नहीं है ना। लेकिन वो मुस्लिम पक्ष करते करते आपकी इमेज ऐसी ना बन जाए, मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी को जो करना है वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपकी इमेज ये ना बन जाए कि आप 100% एंटी हिंदू इमेज पर आ रहे हैं, जिसका जिक्र आप, ये खतरा है, ये खतरा है। समीर जी सर, ये तो अब कांग्रेस की सर्वविदित बात है कि मुस्लिम वोटों पे कितनी निर्भर है। लोकसभा जीतने के लिए राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ता है, प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा जीतने के लिए जाना पड़ता है, और वक्फ का कांग्रेस इतना विरोध नहीं करेगी। तो कांग्रेस को तो पता है ना, अभी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब तो नीतीश भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। नीतीश का जो मुस्लिम वोट बैंक रहा था सेक्युलर छवि के कारण, वो तो अब नीतीश के पास जाएगा नहीं। तो ये जो विरोध कर कांग्रेस इसका फायदा बिहार के विधानसभा में लेना चाहती है 6 महीने के बाद। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तब कांग्रेस अखिलेश से कहेगी कि भाई हम तो सबसे बड़ा मुसलमानों का पक्ष तो लोकसभा में हमने रखा था, हमें सीटों में ज्यादा हिस्सा चाहिए। मुसलमानों को संदेश देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद बंगाल के चुनाव है, बंगाल में कांग्रेस संदेश देगी। तो कांग्रेस तो चाहती है इस बार ये उनके ऊपर ये पूरा टैग लग जाए कि मुसलमानों की अगर हिंदुस्तान में अगर कोई बात करता है खुलकर, तो वो राहुल गांधी है। खुलकर लोकसभा में लड़ते हैं, संसद में लड़ते हैं और सड़क पर भी लड़ते हैं। कांग्रेस इसी आधार पर अपनी राजनीति को आगे लेना चाहती है, और 2029 के लिए वो चाहती है कि जो मुसलमान वोट बटा हुआ है, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास चला जाता है, बिहार में तेजस्वी के पास जा रहा है, बंगाल में ममता के पास है, दिल्ली में केजरीवाल को वोट कर देता है, दक्षिण में स्टालिन या दूसरी पार्टी को करता है, वो बड़ा वोट बैंक था। असम में भी चुनाव लड़ना है 2000 अगले साल कांग्रेस को। तो बहुत पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि अगर लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है उनके राज्यों में जहां पर मजबूत दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय दल, देखिए शुरुआत तो हो गई है, वहां भी मुसलमान वोट करें। दिल्ली में मुझे लगता है इंडिविजुअल जो वोट थोड़ा जो 2% बढ़ा है, वो सारा मुसलमान वोट की बदौलत नहीं बढ़ा है सर। नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा तो सिर्फ मुसलमानों का ही होगा, बड़ा हिस्सा मुसलमानों का होगा। और इमरान मसूद जिस तरीके से पूरे उनकी कांग्रेस की बात रख रहे हैं, इनके राज्यसभा सांसद जिस तरीके से जो मुसलमान हैं वो जिस तरीके से पार्टी की बात रख रहे हैं, और कांग्रेस, राहुल गांधी खुद जिस तरीके से मुस्लिम लोगों की बात रख रहे हैं, समुदाय की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को कहां लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा मुझे वोट करें जी, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुत्व का वोट उन्हें मिलना नहीं है।
मुसलमानों का अगर वो 12-15% वोट बैंक अपने पास रख लेते हैं, बाकी 10-12% अगर लेते हैं तो वो एक ताकत फिर से हासिल कर लेंगे। मुझे लग रहा है यही लड़ाई राहुल गांधी बिहार में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसीलिए कांग्रेस इस तरीके से वक्फ बिल पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब अगर कांग्रेस ने अपने रिवाइवल की यही रणनीति तैयार की है तो फिर देखते हैं आगे कुंभ में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, कितना आगे जाते हैं। राम मंदिर राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मैं राम मंदिर भी नहीं जा रहा हूं, मैं कुंभ में भी नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अब जब वोटिंग का बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि आप, अरे कुंभ की बात हम लोग आगे जरा थोड़ा और करेंगे। चलो राम मंदिर तो आपको लगा उसमें बहुत सारा कुछ पीछे इतिहास है, आप लोग नहीं गए, आपको लगा मोदी ने कब्जा कर लिया एक तरीके से राम मंदिर के सारे मूवमेंट पर और राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया में। कुंभ तो किसी का नहीं है, कुंभ से क्या बहरावी, इसको होल्ड योर थॉट प्लीज, इस पर आगे बात करते हैं। भाई कुंभ तो मोदी का नहीं है, योगी का नहीं है, कुंभ में आप क्यों नहीं जाते हो? या ये है कि भाई ठीक है हम नहीं है धार्मिक तो फिर हम कहीं नहीं जाते, सचिन पायलट गए, फिर आप मंदिर क्यों घूमते थे? फिर आप एक जमाने में आपने कोई मंदिर नहीं छोड़ा पूरे भारत में, जहां बड़ा मंदिर आप वहां जाके माथा ना टेका हो, फिर वो क्या था? देखिए भी जवाब देना चाहिए। देवेश सिंह का बहुत अच्छा बना है, जब वो कुंभ गए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सदस्य हूं, लेकिन मैं हिंदू भी हूं। देवेश सिंह ने कल बोला है। आज सचिन पायलट गए कुंभ नहाने। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अभी जीते हैं, इनको फौरी राहत अदालत की तरफ से मिल गई है। इनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक के लिए अदालत ने रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है और ये कहा है कि इनसे जो भी पूछताछ हो वो सीसीटीवी की निगरानी में इनसे पूछताछ की जाए। इन पर आरोप था कि इन्होंने हत्या की कोशिश करने का प्रयास करने का जो मुकदमा एक व्यक्ति पर लिखा था, जो आरोपी था उसको उन्होंने पुलिस कस्टडी से भगा दिया था। संगीन आरोप था इनके ऊपर, लेकिन इनका कहना यह था कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति पहले से बेल ले चुका था। तो ऐसे में इनके ऊपर यह आरोप जो है फर्जी है, पुलिस जो है इनको फर्जी मामले में फंसाना चाहती है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल बताइएगा जरा पूरा मामला क्या है, आरोप, पुलिस का वर्जन और अब कोर्ट में क्या हुआ? देखिए सौरभ, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है वो अमानतुल्लाह खान ने राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर लगाई थी। आज सुबह पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, उसके बाद 1 बजे तक के लिए पूरी सुनवाई जो है वो टल गई थी। तो तमाम पुलिस अमला जो आला पुलिस अधिकारी इलाके के वो यहां पर पहुंचे थे और अभी जब कोर्ट ने राहत दी है, कोर्ट ने सबसे पहले तो अमानतुल्लाह खान को यह कहा कि जो दूसरा नोटिस उनको मिला है कि आज शाम को उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, तो शाम को 5 बजे जामिया नगर थाने के अंदर जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। और पुलिस को यह कहा है कि इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि पुलिस ने यह बताया कि जिस दिन झड़प हुई थी, जिस तरीके से आरोप है अमानतुल्लाह खान के ऊपर कि उन्होंने मारपीट की पुलिस वालों के साथ, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ, तो पुलिस से पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि आखिर कोई सीसीटीवी फुटेज या वीडियो है, तो पुलिस ने यह कहा कि उस समय लाइट गई हुई थी, यानी कि दोपहर के 3 बजे जब क्राइम ब्रांच की टीम शोएब खान को लेने के लिए गई थी तो वहां पर उस समय लाइट गई हुई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यही कारण है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जो भी पूछताछ हो वो जामिया नगर थाने के अंदर उसी जगह पर हो जहां पर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हो। और कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि 24 फरवरी इस मामले की अगली डेट है, 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी, तो जब तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जो अमानतुल्लाह खान के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि वो अपने इलाके के अंदर ही है, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं ओखला से, वहीं पर ही वो रह रहे हैं और आज शाम को वो जामिया नगर थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यह तय है क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन है शाम को 5 बजे जो अमानतुल्लाह खान है उनको जामिया नगर थाने में जाना होगा। दिल्ली पुलिस की टीम, चाहे वो क्राइम ब्रांच की टीम हो, लोकल पुलिस हो, वो उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अब 24 फरवरी तक अमानत को दिल्ली पुलिस की कोई भी ब्रांच जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। 24 फरवरी को 12:30 बजे एक बार अतुल साहब, दोपहर 12:30 बजे इनके ऊपर पुलिस आरोप क्या लगा रही है, डिटेल में जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, इसमें जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उसके अंदर लगातार दिल्ली पुलिस ये बात कह रही थी कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई उसको छुड़ाने के लिए अमानतुल्लाह खान और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसको वहां से फरार कर दिया। लेकिन कोर्ट के अंदर हमने देखा कि पुलिस कहीं ना कहीं ये कहने में, ये पूरे तरीके से साबित करने में असफल रही कि जो शोएब खान जो था वो क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने मांगे, लेकिन वो जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो पुलिस कोर्ट को उपलब्ध नहीं करा सकी। यही कारण है कि कोर्ट ने आईओ के साथ अगली 24 फरवरी को यहां पर आने के कहा है, तमाम रिकॉर्ड देने को कहा है। हालांकि फौरी राहत जो है वो अमानतुल्लाह खान को मिली है और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके की आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर कोर्ट क्या
आदेश सुनाती है, लेकिन अभी अग्रिम जी। जमानत जो है वो 24 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी और जब तक अमातुल्ला खां की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया अतुल। अब देखिए मैं आपको दिल्ली की दूसरी खबर देता हूं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं। फिर से एक बार विवाद में है जामिया यूनिवर्सिटी। आज सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन और तोड़फोड़ की शिकायत की गई थी। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ही शिकायत की थी। उनका आरोप है कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में के कैंटीन के परिसर के आसपास उपद्रव मचाया, सुरक्षा सलाहकार के गेट को तोड़ दिया और इसके बाद प्रशासन ने मजबूरन पुलिस को रिपोर्ट की। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र ये कह रहे हैं कि उनके साथी किडनैप कर लिए गए, किसी का पता नहीं चल रहा है। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस सबको उठा करके ले गई और वो कहां है, किस हालत में है, कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। कुछ छात्रों का भी कुछ हमने बात करने की कोशिश की। अगर कोई वर्जन किसी स्टूडेंट का है तो मैं आपको सुनाता हूं। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें वो बोलता है कि हाँ, हमने कैंपस से बाहर निकाला है स्टूडेंट्स को और दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और दिल्ली पुलिस की गाड़ी में हमने लोगों को जाते हुए देखा है। उसके बाद से लोग मिसिंग हैं, तो ये किडनैपिंग है। अगर हमें पता नहीं है कि कौन किस पुलिस स्टेशन में है तो किडनैपिंग है। सरासर किडनैपिंग किया गया है दिल्ली पुलिस और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों को। जो मारपीट की बात है वो बिल्कुल पूरी तरह से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की बेबुनियाद बातें हैं और वो दूसरे गुट के लोग थे जो आपस में झड़प हुई है और उसको हम पे आरोप लगाया जा रहा है। वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का किया कराया काम है। लिटरली हमें पता ही नहीं है कि 17-18 स्टूडेंट्स हैं कहाँ। हमारे दोस्त गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। इतना तो चलिए आपने डिटेन किया, आपको ये इतना भी नहीं आप हमें बता रहे हैं कि वो डिटेन कहाँ हुए, कौन कौन से स्टूडेंट्स कहाँ हैं। शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। शोएब, जरा डिटेल में बताइएगा मामला है क्या, क्यों हुआ है इतना हंगामा दोबारा एक बार फिर जामिया यूनिवर्सिटी में? देखिए सौरभ जी, 2019 में आपको याद होगा जब सीए का आंदोलन हो रहा था, जामिया में भी हो रहा था सीए के खिलाफ और शाहीन बाग में भी। उस वक्त 15 दिसंबर को एक घटना हुई थी कि कुछ जो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे कि वो वहाँ की जो लाइब्रेरी है जामिया की, वहाँ पर घुसे थे और छात्रों के साथ वहाँ पर मारपीट हुई थी। ये तमाम आरोप पुलिस पर लगे थे। तो जब भी अब 15 दिसंबर आता है, हम 2019 के बाद देखते हैं, हालांकि कोरोना काल के दौरान तो ये नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलती है, उसके बाद जैसे ही जो छात्र हैं 15 दिसंबर को फिर से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि हम उनको एक तरीके से याद करते हैं कि पुलिस ने किस तरह से मारपीट की थी छात्रों के साथ। ये 10 तारीख से, क्योंकि 15 दिसंबर गुजर गया था, 15 दिसंबर को जैसे आया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था जामिया उसकी तरफ से कहा गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो उस दिन यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी गई थी, कैंपस बंद कर दिया गया था। लेकिन 16 दिसंबर को कुछ जो छात्र थे उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया कि हमने आपको इस तरह की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आप फिर प्रोटेस्ट करने लगे। और उसी के बाद जो एक अनुशासन समिति होती है यूनिवर्सिटी की, उसकी तरफ से कुछ जो छात्र है, जो छात्र कह रहे हैं कि हमें कुछ नोटिस दिए गए, इसमें कई पीएचडी की जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कॉलर्स हैं वो भी शामिल है। तो उस 15 दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर के बाद से लगातार छात्र आरोप लगाते रहे कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 10 फरवरी जैसे ही आया, यानी कि ये महीना, उस वक्त ये छात्र इसमें लेफ्ट जो संगठन है आइसा लेफ्ट के, इसके अलावा ऑल इंडिया जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी का भी एक स्टूडेंट विंग है यहाँ पर, तो ये तमाम लोग मिलकर जो सेंट्रल कैंटीन है जामिया की वहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। 10 तारीख के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको कहता रहा कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, इससे पढ़ाई मुतासिर यानी कि प्रभावित हो रही है दूसरे स्टूडेंट्स की भी। और एक वीडियो सामने आया परसों, वो वीडियो सामने आया था कि किस तरह से वहाँ जो गार्ड थे उन्होंने जब रोकने की कोशिश की, उनके साथ भी हाथापाई हो गई। हालांकि इस मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने फौरन एक गार्ड को टर्मिनेट कर दिया था और दूसरे गार्ड को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, दूसरे विभाग में। अब ये मामला बढ़ता गया, जो स्टूडेंट है वो रात और दिन कैंटीन के बाहर ही बैठे रहे और जो गुजरी रात है इसमें सामने आया कि जो गार्ड थे वो उनको हटाने की जब कोशिश की, क्योंकि आरोप लगे छात्रों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की है, क्योंकि जामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से बयान जारी किया गया कि बहुत सारे छात्रों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की है, तमाम बातें। तो गार्ड ने उनको हटाने की कोशिश की और जैसे ही यूनिवर्सिटी के बाहर लाए तो वहां पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, ऐसा जो जामिया के छात्र है वो कह रहे हैं। अब करीब 10 छात्र है ऐसे
जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी उस तरह से कंफर्म नहीं कर रही है। ऐसे में जो छात्र है अब ये हंगामा कर रहे हैं। अभी मैसेज भी आया है कि 2:30 बजे फिर से जामिया जो थाना है उसके बाहर प्रदर्शन होगा। तो ये पूरी कहानी उसी सीए आंदोलन के दौरान जिस तरह से लाइब्रेरी में पुलिस गई थी, ये आरोप है, और बच्चों के साथ मारपीट की थी, उससे पूरा लिंक है। उसी ठीक है शोएब, मैं ठीक है, आपने पूरी जानकारी दी। इस खबर हम लोग बात करें आगे। लोकसभा में हंगामा एक बार फिर शुरू हो गया है, वहां जेपीसी की रिपोर्ट रखी जानी है। देखिए जगदम्बिका पाल बोल रहे हैं, चेयरमैन जेपीसी। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम सूची 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करा ये इन्होंने अपोज करना है। बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। NK प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill would have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this Manish Tiwari ji a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of that. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce a bill. अब मोशन भी लाएं।
Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing. विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया जब जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल पर रखने की कोशिश की है। टेबल तो हो गई है रिपोर्ट, लेकिन विपक्ष ने खूब नारेबाजी की है और वो उन्होंने इसके बाद वॉकआउट कर दिया। अब निर्मला जी बोल रही हैं, जो टैक्स बिल उन्होंने कहा था बजट वाले दिन कि हम एक अलग बिल लेकर के आएंगे डायरेक्ट टैक्सेस पर, वो अपना बिल जो है इस वक्त वहां पर रख रही है। लेकिन हंगामा वक्फ की रिपोर्ट पर हुआ है, पहले राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा और अब लोकसभा में एक बार फिर से हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। लेकिन रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है रिपोर्ट। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इस बिल के रूप में पहले वो इसकी सिफारिशों को मानती है या नहीं मानती है, फिर एक नया बिल बनाएगी और इस बिल को वो कब लेकर के आती है ये हमको देखना होगा। विजय जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब विधायी प्रक्रिया अगर आप विधायी प्रक्रिया यही है कि अब जेपीसी टेबल कर दिए, चेयरमैन ने, जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल साहब लोकसभा में, और जैसे अमित शाह साहब ने भी, जो होम मिनिस्टर भी है और बीजेपी के लीडर भी है, उन्होंने कहा कि जो भी छूट गया है डिसेंट नोट तो वो उसमें शामिल कर लेंगे। अच्छी बात है। और अब तो सरकार, मतलब अब इस पे कोई चर्चा वाली बात नहीं। अब इसके बाद अब सरकार जब चाहेगी तो वो बिल लेकर जेपीसी की जो कंसर्न मिनिस्ट्री इसको पढ़ेगी रिपोर्ट को पढ़ेगी और सरकार चाहेगी कि भाई इस एक्चुअली जेपीसी क्या होता है, जेपीसी एक मिनी पार्लियामेंट है। उसमें इसलिए भेजा जाता है किसी भी रिपोर्ट को क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में उतने विस्तार से उस इशू पर चर्चा नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए वहां दिया जाता है। तो उससे कंसाइज रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट को सरकार का जो मिनिस्ट्री है वो देखेगी। ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में पहले जाएगा, फिर लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अपनी रिकॉर्ड बनाकर लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगी और लॉ मिनिस्ट्री अपना बिल बनाएगी। वो बिल कैबिनेट में अप्रूव होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो 14 सिफारिशें की गई हैं वो उसमें हो, कोई जरूरी नहीं है। चाहे एक भी ना हो और चाहे सारी हो, चाहे हाँ कुछ भी हो, ठीक है। और बिल्कुल अलग बिल भी सरकार लेकर आ सकती है क्योंकि ये बिल की पेश है नहीं, बिल तो नया ही बन जाएगा ना। बिल तो नया बनेगा, लेकिन उसमें कुछ शामिल किया है कि नहीं किया है, पुराने वाले कोई रखना है, जो भी करना चाहेगी सरकार कर लेगी। इसका रिपोर्ट का मैंडेटरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ठीक है, विपक्ष ने अपनी राय रखी है, जब बिल आएगा तो फिर से जो उनको रखना होगा राय वो रखेंगे। ओके, अब मतलब अब सरकार के ऊपर है कि वो जेपीसी की सिफारिशों को कितना माने, और उसके बाद उसको इंक्लूड करके वो उसको फिर पास कराने के लिए संसद के सामने लेकर के आया। अब मैं तो कह रहा हूं कि रिपोर्ट आई तो उस जेपीसी की रिपोर्ट पे इतना हंगामा है, जिस दिन बिल आएगा उस दिन क्या होगा? नहीं, उस दिन चाहे जो हो, लेकिन कम से कम देश ने ये तो देखा कि बिल जेपीसी में भेजा गया। और जेपीसी जब होता है तो उसका एक पहलू जिसमें हम मानते हैं कि भाई जगह वहाँ नहीं है, आप उतने लंबा समय तक बात नहीं कर सकते, इतने सांसदों को एंगेज नहीं कर सकते, तो सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव आया या सदन में संख्या के आधार पर और वहाँ बैठकर वो बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है जो डेमोक्रेसी में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला वाला ये कि सांसदों के बीच में चर्चा, तो वो तो पहले भी चर्चा हो रही थी। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला यह है कि जनता के बीच में चर्चा। अब जनता के बीच में चर्चा मतलब क्या? जो वक्फ का कानून है ये पूरी तरह से मुसलमानों का है, मुसलमानों की इसमें हिस्सेदारी है। तो मुसलमानों की जितनी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो अपनी बात रख पाई क्या? तो उसका जवाब है हाँ, उन्होंने अपनी बात रखी। क्या उसके लिए समय बढ़ाना पड़ा? हाँ, उसका समय बढ़ाना पड़ा। तो विरोध कुछ भी हो, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे बातचीत का काम जो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया में होता है वो डायलॉग करने का काम हो गया। बात करते हैं कुंभ और कांग्रेस की। जी हाँ, महाकुंभ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्नान की। वैसे कोई बड़े नेता तो नहीं गए, राहुल जी नहीं गए हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी नहीं गई हैं, खड़गे जी नहीं गए हैं, लेकिन कुछ नेता जा रहे हैं। हमने कल भी इसकी थोड़ी सी बात की थी। डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह अपने पुत्र समेत वो भी स्नान करने के लिए गए हैं, और सचिन पायलट आज गए हैं महाकुंभ में। तो इनके अलावा अभी और कोई नेता तो दिखा नहीं, वरना कोई नेता जाता है तो खबर बनती है, नजर में आता ही है, लेकिन और किसी के जाने की चर्चा हमने नहीं सुनी है। दिग्विजय सिंह अपने परिवार के साथ गए, और इनके अलावा सचिन पायलट आज, और डीके शिव कुमार
वो भी गए थे स्नान करने के लिए। सबसे पहले डीके शिव कुमार वहां पहुंचे हुए थे। अब इस कुंभ में कांग्रेसियों के स्नान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कोरोना की वैक्सीन आई थी तो उन्होंने कहा था ना 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 मत लगाना, ये भाजपा की वैक्सीन है, और फिर जाके चुपचाप सुई लगवा ली थी। ऐसे ही इस बार कुंभ में तरह तरह के वितंडे खड़े कर रहे हैं लोग, लेकिन चुपचाप जाके डुबकी भी लगा रहे हैं। सुनिए। कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति की आस्था जहां है उस पर उसे कायम रहते हुए, और इस देश में जो एक सर्वधर्म समभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए, मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। तब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी, और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। वैसे योगी जी ने जब ये बात कही होगी तो उनके निशाने पर मुझे लगता है अखिलेश यादव ज्यादा रहे होंगे। अखिलेश यादव कुंभ स्नान करके गए, इसलिए वो कह रहे थे कि ये जो लोग आपको मना कर रहे हैं कुंभ मत आइए, ये है वो है, खुद जाके चुपचाप वहाँ स्नान करके आ रहे हैं। और अब आपने देखा कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। हर्षवर्धन जी, बस टॉप के लोग नहीं गए, बाकी कुछ एक लोग आए हैं। देखिए, एक तो ये कि उस शहर में कोई पार्टी वाले तो है नहीं, कोई प्रयागराज ऐसा तो है नहीं कि भाजपा वालों का शहर है। तो जितने भी कांग्रेसी नेता है वो सब रोज गंगा नहाते हैं, सब रोज जाते हैं कुंभ में, हर कोई जा रहा है, परिवार सहित जा रहा है, फोटो भी डाल रहा है। दिग्विजय सिंह जी भले और चाहे जो हिंदू विरोधी भाषण देते हो, बोलते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, आरएसएस को किसी भी तरह फंसाने के लिए 26/11 की साजिश, झूठा आरोप लगाते हो, लेकिन नर्मदा की परिक्रमा इन्होंने की है और बहुत कठिन परिक्रमा होती है। देश में एक ही नदी है जिनकी परिक्रमा होती है, वो बहुत कठिन परिक्रमा होती है, वो किया हुआ है। अब जाहिर है ये एक जो हिंदू आस्था है उसका सबसे बड़ा समागम है, और जब उसकी आलोचना की जाती है किसको देखकर की जाती है? कह रहे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कैसे हो गया? अरे भाई, जो भी कुर्सी पर बैठा रहेगा, अब जाहिर है जब देश के प्रधानमंत्री प्रथम बने जवाहरलाल नेहरू तो आज भी उन्हीं का जिक्र होता है, तो क्या करें, कहे कि नहीं उस वक्त की बात नहीं करनी चाहिए। भाई उनको संयोग ये मिला था, ये योगी आदित्यनाथ को संयोग मिला कि उनको ये कुंभ करने का अवसर मिल गया है और इतना शानदार कुंभ उन्होंने किया है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे बचना चाहिए था कांग्रेस को, अखिलेश यादव को। और देखिए, अखिलेश जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सचिन पायलट हो, हर कोई पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल से गया है। नहीं ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव शुरुआत में हरिद्वार में नहा करके आए, स्नान करके आए, और अब उन्होंने कहा था कि भाई हम भी गंगा नहा लिए हैं। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कुंभ को लेकर के बहुत कुछ कहा, लेकिन वो भी अवॉइड नहीं कर पाए कुंभ में जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उनको कुंभ जाना पड़ा। मैं अब यहाँ बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत जो है किसी का आपसे धारणा, देखिए हर कोई वो अलग बात है। मिल्कीपुर का चुनाव था इसलिए वो गए, नहीं जो भी वजह हो, अखिलेश यादव अवॉइड नहीं कर सके यूपी के नेता होने के नाते कि कुंभ लगाया यूपी में और मैं कुंभ में स्नान ना करूं, उनको जाना पड़ा। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी को नहीं, क्या वोट की चिंता है? राहुल गांधी यूपी से ही ना सांसद है, अमेठी से ना सांसद है। थोड़ा सा फर्क है, मतलब मैं मानता हूं, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो मतलब आप लोग उसको काटिएगा। देखिए, अखिलेश यादव को आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप उनके पिताजी को मौलाना मुलायम सिंह यादव कह दीजिए, उनको कह दीजिए मुस्लिम वोटों के लिए, लेकिन अखिलेश यादव के जो संस्कार हैं वो पूरी तरह से हिंदू संस्कार है। राहुल गांधी के संस्कार हिंदू संस्कार नहीं है,
इसको आप समझिए। फिर बता रहा हूं, मंदिर इतना घूमते थे ना एक टाइम पे, ये वाला ठीक नहीं है। आप तुरंत कह रहे हैं कि वो मंदिर, अरे वो दिखाने के लिए जाना अलग बात है ना, टेम्पल रन खेल रहे थे। अब आप फिर कहेंगे, फिर रोक देंगे कि पूरी बोलिए नहीं। भाई राहुल गांधी हिंदू संस्कार नहीं है ना उनका। राहुल गांधी की माता जी का संस्कार क्या है? क्या उस तरह से वो हिंदू? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई उसके खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। जब खिलाफ खड़े होंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। गंगा मैया को देखकर, इतना सुंदर कुंभ का अवसर देखकर कौन हिंदू होगा जिसकी इच्छा नहीं होगी, जो सक्षम होगा न जाए? हमें तो ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम चलने में हमारी स्थिति नहीं है, माता जी हमारी कह रही है उतना जाना, हम विदेश से आ रहे हैं, हम यहां हैं, ऐसे आ रहे हैं, कितना चलना। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जा रहा है। राहुल जी सक्षम है, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल मिले। संस्कार नहीं है हिंदू ना। नेता तो है, तो नेता है तो यूपी से ही नेतागिरी कर रहे हैं ना। नेता है तो उनको उस वोट बैंक की चिंता नहीं है ना। नेता है तो दूसरा वाला वोट बैंक आ जाएगा। दो चीजें हैं, एक वोट बैंक है, दूसरा अंदर का हिंदू संस्कार। वोट बैंक तो किसी को जाने को नहीं कहेगा, और हिंदू संस्कार होगा तो जाएंगे ही जाएंगे। सहमत है इनकी बात से? देखिए, यदि इस कुंभ के बाद में, जैसे मार्च में जनरली चुनाव हो रहे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, यदि इस साल मार्च में या अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होते ना, तब आप ये सवाल नहीं करते। तो राहुल जी जाते, तब राहुल जी जाते, और भी जाते, इतने लोग जाते कि आपको फिर मुश्किल होता गिनने का। तो राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिन लोगों, अच्छा दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उनके लिए सब लोग मानते ही हैं कि वो नर्मदा यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश जी के लिए भी ठीक कहा कि वो हिंदू संस्कार के साथ जाते हैं, और बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी गए होंगे, नहीं गए होंगे। मसला यह है कि यदि आप राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो मुश्किल है ना। राहुल गांधी जी को लगता है कि इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो। कुंभ में जाने का भी साइड इफेक्ट हो जाएगा, उनको लग सकता है ना। ये तो उनके सोचने का तरीका है कि वो कैसे सोच रहे हैं। राम मंदिर नहीं गए, उसको साइड इफेक्ट की चिंता थी। ऐसी तो कुंभ में जाने में साइड अब ये उनको चिंता करनी है कि किस तरह से आपको लगता है कि ये मन में फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे वो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि को, जो मैं अवधेश प्रसाद जी के लिए भी कहता था कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होते हुए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपको शामिल होना चाहिए। समझे? राहुल गांधी को जाना, भले ही आप धर्म के तौर पर उससे सहमत नहीं हो, तब भी देखने चले जाओ, वहां पर शामिल हो, तो वो काम, और उससे संगठन खड़ा होता है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत होती है? बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते होंगे जाना, वो भी नहीं जा पाते कि भाई नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, या जाते हैं तो चुपके से चले जाते हैं। तो इसमें भी कोई इस तरह का वो भी माहौल नहीं बनाना चाहिए कि भाई आप जाएंगे तो चलो बाय बाय। और कांग्रेस के लिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसलिए मैं फिर से वही एंटोनी का जिक्र करता हूं कि आपको रास्ते पर आना चाहिए, और आप जो भी आपकी, जब एंटोनी बोले उसी वक्त खरगे जी का फोटो फ्लिप करके आया। जैसे आप एंटोनी, अभी खरगे जी अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि गंगा नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, वो तो सब मानते हैं, आप भी मानते हैं कि गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होती। वो इशू ही नहीं है ना, गंगा नहाने से गरीबी दूर होती है, पाप दूर, पैरेलल खींचना। समीर जी, ट्रम्प, मोदी जी की अमेरिका यात्रा पे आ जाऊं, या इस पर आपका मत है? ट्रम्प यात्रा पे आ जाइए। ठीक है, मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके होंगे, या शाम को शायद 6 बजे के करीब उनको पहुंचना है, 4 या 6 बजे के करीब। अब ये यात्रा उनकी बड़ी अहम है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो इस वक्त ऐसे मूड में है कि मैं अब बस हफ्तों में पूरी दुनिया बदल दूंगा। उन्होंने आपने देखा कि गाजा पर कह दिया कि भाई लड़ाई बंद करो और इनके सारे बंधक छोड़ो, तुरंत संडे तक छोड़ दो, नहीं तो दोबारा फिर तबाही मचनी शुरू हो जाएगी, और गाजा को हम ले लेंगे, गाजा को हमें रियल एस्टेट की तरह डेवलप करेंगे, और जॉर्डन और मिस्र तुम ऐसा करो, ये 24-21 लाख लोग हैं गाजा वाले, इनको तुम अपने यहाँ बसा लो। सिंपल, ट्रंप ने इतना आसान उसका सोल्यूशन दे दिया अपनी तरफ से। यूक्रेन में उनकी अभी 1-1.5 घंटा बात हुई पुतिन के साथ, अब माना जा रहा है कि वहाँ कभी वो कोई सोल्यूशन निकालने वाले हैं। चाइना पर इसके ऊपर टैक्स लगा दो, मैक्सिको पर टैक्स लगा दो, कनाडा तुम ऐसा करो तो हमारे 51वें राज्य बन जाओ, गवर्नर बना देते हैं तुमको, यहाँ आ जाओ, इस किस्म के मूड में है वो। और ऐसे में मोदी जी वहाँ गए हैं उनसे जो है बात करने के लिए। तो अब बड़ी मुश्किल है कि आप कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ बार्गेन करेंगे। भारत पर अभी तक उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया, ये याद रखने की जरूरत है। समीर जी, देखिए, इस बार ट्रंप का कार्यकाल जिसे कहा जा रहा था बहुत अलग होने वाला है, और उनके व्यवहार से भी दिख रहा है। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जून 2017 में तब अमेरिका गए थे,
और इस बार तो 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चौथी नेता है जो उनसे मिलने जा रहे हैं। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री मिलकर आए, जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई है। और ट्रम्प ने जिस तरीके से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के पहले से बयान देना शुरू किया था, राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से वो आक्रामक रोल में है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों की चिंता की बात है कि ट्रम्प कब क्या निर्णय ले लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ट्रम्प के साथ एक पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, हालांकि उस समय भी ट्रम्प ने कई ऐसे निर्णय लिए थे जो भारत को एक असहज करने वाले रहे थे। इस बार ट्रम्प का पूरा ध्यान टैरिफ के ऊपर है, अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने के ऊपर है। अब वो डिफेंस को लेकर भी क्या बड़े निर्णय होते हैं, क्योंकि डिफेंस की डील ट्रम्प चाहेंगे कि भारत के साथ एक बड़ी डील हो। और मुझे लग रहा है कि आर्थिक क्षेत्र को लेकर भी कई बड़े फैसले ट्रम्प और मोदी ले सकते हैं। लेकिन भारत के साथ एक सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज वो ये है कि ट्रम्प एक लिमिट के बाहर भारत को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो इस बात को जानते हैं। चाइना को नहीं छोड़ा उसने, नहीं, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना से उनकी जो दुश्मनी है वो भारत के साथ नहीं है, और वो चाइना और भारत के साथ एक तराजू पर दोनों को नहीं तोल सकते। चाइना को काउंटर करना है तो उन्हें पता है कि एशिया में भारत के साथ उनको संबंध बना के चलना पड़ेंगे, भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलना पड़ेगा। और भारत का एक बड़ा वर्ग है जो कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब गए थे अमेरिका, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि नमस्ते यूएस, तो मोदी ने तब कहा था कि हमारा नमस्ते ग्लोबल हो गया है। और यहाँ जो कल मैक्रोन ने नमस्ते नहीं देखा, कितनी बार नमस्ते किया फ्रांस के राष्ट्रपति ने। बड़ी भारतीय आबादी है अमेरिका में जो पावरफुल है। ट्रम्प कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। अब ये दोनों नारे टकराए ना, नहीं, चिंता मुझे लगता है कि इसमें कोई टकराहट नहीं। ये कम से कम भारत के फ्रॉड सेकुलर्स जैसे नहीं है। अब आप कहेंगे कि कहाँ से मैं फ्रॉड सेकुलर ले आया। फ्रॉड सेकुलरिज्म मतलब ये कि आप हिंदू हैं लेकिन टोपी लगा लीजिए, रोजा खाने लगिए, कुछ और बताइए, कुछ मतलब उस तरह से कि हम आपके हैं। अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान होइए। ऐसे ही आप अपने देश की ही चिंता करेंगे ना। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की चिंता क्यों करेगा, या भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की चिंता क्यों करेगा। और ये पिछले कार्यकाल में भी दोनों के बीच में टैरिफ को लेकर, ड्यूटीज को लेकर जो टकराहट थी वो देखने को मिली है। अब लोग कहते हैं कि भाई H1B वीजा का मसला है, टैरिफ का मसला है, ये सब कैसे सॉल्व होगा। बड़ी सीधी सी बात है, हर कंपनी की अपनी जरूरत होती है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं तो वो कंपनियां दूसरी जगह तलाशेंगी। टैरिफ लगेंगे तो मैक्सिको, चाइना और कनाडा पर लगा, उसका रिवर्स भी हुआ तो कहां जाएगा, वो कोई बाजार खोजेंगे। तो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी कि वो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, इनके मुकाबले कॉम्पिटिटिव मार्केट बने। अब दोनों के बीच में क्या साझा हो सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं उसके ठीक पहले वो 1.5 घंटे, आज सुबह 5, साढ़े 5 बजे के आसपास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी, और रात में उनकी मुलाकात होगी। जब दोनों मिल रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की 1.5 घंटे की बातचीत व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है, यानी रशिया के प्रेसिडेंट से हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि अरे भाई हम तो एक साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे, हम दोनों एक साथ, रशियन और अमेरिकन एक दूसरे के साथ जान गंवा रहे थे, तो हमारे बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है। जेलेंस्की को उन्होंने कहा चलो तुम निगोशिएशन शुरू करो, अपने सबको लगा दिया। सवाल यह है कि जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में दोनों नेता कहां खड़े होते हैं। दोनों कह रहे हैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म खत्म करना होगा, दोनों कह रहे हैं मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम को सुलझाना होगा, सऊदी हो, गाजा हो, या जितने भी ऐसे देश हैं उनके बीच में वो जो बातचीत करते हैं, दोनों कह रहे हैं ट्रेड को इक्वल करना होगा, अपने अपने देशों के हित के लिहाज से होगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन जाहिर है जब दोनों के अपने अपने हित आएंगे तो कुछ जगहों पर जाकर समझौता होगा, और मैं भरोसा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि दोनों वहां पर जाकर अपने अपने हित सुरक्षित रखते हुए वो बार्गेनिंग कहीं न कहीं कर ले जाएंगे। आज की बहुत बड़ी खबर है। इंडिया टीवी पर आप प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की एक विस्तारित कवरेज जो है वो जरूर देखिएगा। हमारे साथ इस पर पूरा एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी बातचीत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद समीर जी आपका।